नमस्कार सभी बच्चों को। एमएस क्लासेस सूरतगढ़ में मैं महेंद्र सेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक टॉपिक के साथ भारतीय संविधान की विशेषताओं में अपनों ने कुछ टॉपिक पहले किए थे, लेकिन आज जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनके बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक अपना जो है कौन सा है? भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में टॉपिक संख्या जो अपना पॉइंट्स नंबर है वो है 16। न्यायिक पुनराविलोकन व संसदीय संप्रभुता। न्यायिक पुनराविलोकन और संसदीय संप्रभुता। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन के सिद्धांत व संसदीय संप्रभुता, इसके संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। संसदीय संप्रभुता का मतलब क्या है? हमारे देश में सर्वोच्च जो है वो क्या है? संसद है। क्या है? संसद है। तो इसको अपने संसदीय संप्रभुता बोलते हैं। संसदीय संप्रभुता इसको बोलते हैं। कौन सा? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन के सिद्धांत और संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है और उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार प्रदान किया गया है। किसको नियंत्रित करने के लिए? संसद को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार दिया गया है। इसी शक्ति को क्या बोला जाता है? न्यायिक पुनराविलोकन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यायिक पुनराविलोकन। क्यों? क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ संसदीय संप्रभुता है, इसको नियंत्रित करना है। नियंत्रित करना है तो संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? संविधान की व्याख्या का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। या यूं कह सकते हैं कि कानून बनाने का काम किसका होता है? विधायिका, व्यवस्थापिका उसको बोल सकते हैं, व्यवस्थापिका। कानून बनाने का काम किसका होता है? व्यवस्थापिका का। ठीक है। लागू करना कानूनों को लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका। और न्यायपालिका का क्या काम है? कानूनों की जांच करना। कानूनों की जांच करना ये किसका काम है? न्यायपालिका का। कानूनों की जांच कौन करती है? न्यायपालिका। और यही यहाँ कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? संविधान की व्याख्या करता है। तो कानूनों की जांच कौन करता है? न्यायपालिका करती है। अगर कानून संविधान के अनुसार हैं, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार हैं तो न्यायालय उन्हें वैध घोषित करता है, मतलब ये सही है। और संविधान के अनुसार अगर कानून नहीं है तो न्यायालय उनको क्या कर देता है? अवैध घोषित कर देता है। न्यायालय की यही शक्ति क्या कहलाती है? न्यायिक पुनराविलोकन कहलाती है। यही अपना पॉइंट है, न्यायिक पुनराविलोकन व संसदीय संप्रभुता। नेक्स्ट अपना है विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक। भारत देश क्या है? विश्व शांति का समर्थक है। वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ
हमारा देश विश्व शांति का समर्थक है। 17 नंबर क्या है? विश्व शांति का समर्थक। कौन सी भावना है भारत की? वसुधैव कुटुंबकम। कि पूरा वर्ड क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक ही है, पूरा विश्व एक परिवार है। ठीक है, तो इस भावना के साथ भारत देश अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाता है। संविधान में विश्व शांति का समर्थक भारत देश है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का समर्थन भारत करता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में है। भारत क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का समर्थन करता है। भारत ना तो किसी की देश की सीमाओं का उल्लंघन करता है। भारत क्या नहीं करता? भारत न तो किसी देश की सीमाओं का उल्लंघन करता है, न ही किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, न ही किसी देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का समर्थन भारत करता है। भारत न तो किसी देश की सीमाओं का उल्लंघन करता है, न ही किसी देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, और न ही हमारे देश में कोई हमारी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उसको भी हम शांतिपूर्ण तरीके से पहले निपटाते हैं। अगर फिर भी हमारी सीमाओं का कोई उल्लंघन करता है तो हम चुप नहीं रहते। ये हमारे विश्व शांति का समर्थन का संदेश है। इसी के तहत हमारे देश ने पंचशील सिद्धांत को अपनाया है। कौन से सिद्धांत को? पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत को हमारे देश ने अपनाया है। न तो हम किसी देश की आंतरिक सीमाओं को उल्लंघन करते हैं, न किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, न ही किसी की अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं। यह ठीक है, और हमारी सीमाओं की सुरक्षा हम खुद करते हैं। इसी के तहत हमने पंचशील सिद्धांत को अपनाया है। तो भारत क्या है? विश्व शांति का समर्थक है। पूरे वर्ल्ड में भारत क्या चाहता है? शांति चाहता है। हम भी शांति से रहें और विश्व में भी शांति रहे। नेक्स्ट है आपातकालीन उपबंध। नेक्स्ट कौन सा है अपना? आपातकालीन उपबंध।
नेक्स्ट है अपना आपातकालीन उपबंध। किसी प्रकार की विपत्ति अचानक आ जाती है हमारे देश में, तो संविधान में ये व्याख्या की गई है कि उसको आपातकालीन उपबंधों के तहत भारत या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसको क्या बोला जाता है? आपातकालीन उपबंध बोला जाता है। भाग 18 में संविधान के भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। कौन से भाग में? भाग 18 में। अनुच्छेद है 352। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में इनका वर्णन किया गया है। आपातकालीन उपबंध का वर्णन है संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352, 56 और 60 में किया गया है। 352 में क्या है देखते हैं। युद्ध, बाहरी आक्रमण, और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? युद्ध हो जाता है। ठीक है, देश में आंतरिक अशांति आ जाती है, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 356 राज्य में संवैधानिक स्थिति, राज्य में संवैधानिक स्थिति की विफलता पर कौन सा शासन लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राज्य में संवैधानिक स्थिति की विफलता पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट। अगर हमारे देश में किसी भी प्रकार का वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपातकालीन घोषणाएं की जा सकती हैं। तो ये कौन था? आपातकालीन उपबंध। भारतीय विशेषताओं में एक विशेषता ये है आपातकालीन उपबंध। संविधान के भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में। अनुच्छेद 356 राज्य के संवैधानिक तंत्र की स्थिति अगर विफल हो जाती है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट आने पर आपातकालीन उपबंध किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अपना है एकल नागरिकता। नेक्स्ट पॉइंट अपना है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता
हम सबको पता है कि भारत देश एक क्या है, संघात्मक प्रणाली वाला देश है। संघात्मक व्यवस्था हमारे देश में पाई जाती है। एकल नागरिकता, हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, एक तो देश की नागरिकता होती है। किसकी नागरिकताएं कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक देश की नागरिकता और एक जो है राज्य की नागरिकता। तो हमारे देश में क्या है, एक ही नागरिकता अपनाई गई है। हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे देश में एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है, वो नागरिकता है भारतीय। संघात्मक शासन क्या होता है, संविधान के अनुसार क्या होता है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा किया गया होता है। उस शासन प्रणाली को क्या बोला जाता है, संघात्मक शासन प्रणाली बोला जाता है। अगर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो जाता है तो इस स्थिति में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। उसी को संघात्मक शासन प्रणाली बोला जाता है। जैसे अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था प्रणाली है, स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था प्रणाली है, लेकिन वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब एक देश की नागरिकता, एक राज्य की नागरिकता। लेकिन भारत देश में क्या किया गया है, इन दोनों को मिलाकर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और एक ही नागरिकता है, और वो कौन सी है, भारतीय नागरिक। तो अपना ये पॉइंट कौन सा था, एकल नागरिकता। भारत देश में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पर एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। 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 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया था। किनको किया गया था, नीति निर्देशक तत्वों को। किनको लागू किया गया है, हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करता है हमारे देश में, नीति निर्देशक तत्व, जिनका वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये हमारे देश में भारत देश के नागरिक को भोजन, स्वास्थ्य, ठीक है,
और पौष्टिक भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उपलब्ध कराने की घोषणाएं करता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में इनका वर्णन किया गया है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श हमारे संविधान में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में इनका वर्णन किया गया है। भाग 4 में है ये, अनुच्छेद 36 से 51 तक में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? कम संख्या में जो है अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। अनुच्छेद 323 और 332 में, अनुच्छेद 323 और 332 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए जनजाति के लिए लोकसभा व विधान सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 323 और अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए लोकसभा व विधान सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 323 और अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है लोकसभा और विधान सभाओं में। इसी के तहत अनुच्छेद 335 में, अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए, जनजाति के लिए लोक सेवाओं में
आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 335 क्या कहता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 323 और 332 क्या कहता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 335 क्या कहता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसी के तहत सितंबर 1993 में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। सितंबर 1993 में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये क्या था? अपना अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने। इसी के साथ हमारी भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो पूर्ण होती हैं। धन्यवाद।